हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जीएसवी तजे में। तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, इस पे हम कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा 15 नंबर का लेक्चर है। आज हम इसमें पढ़ेंगे होलकर वंश और फिर हमको होलकर रियासत भी पढ़नी है। तो अभी हम केवल वंश के तौर पर, इतिहास के तौर पर इसको देख रहे हैं। बाद में हम जो है रियासतों के रूप में इनको देखेंगे, तो और डिटेलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। खैर, यहाँ पर आपको जो है वनडे एग्जाम के थ्रू जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं वे सारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। बात करते हैं होलकर वंश के बारे में। उससे पहले दोस्तों, आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंचाए ताकि उन्हें भी फायदा हो, उन्हें वे लाभान्वित हो सके इससे और हमें भी फायदा मिले। हमें ऑडियंस सुनेगी तभी हम मोटिवेट हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में जितने भी लोग देखने वाले हैं वे कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। ओके। मध्य प्रदेश में होलकर वंश, बताइए आपको। होलकर वंश जो है दोस्तों, इंदौर में एक वंश हुआ करता था। बहुत ही फेमस वंश हुआ है। जब आधुनिक काल स्टार्ट हुआ उनके समय का ये वंश है। ये मुगलों के पतन के बाद जो है मालवा पर अपना जो है क्षेत्र काबिज करते हैं, अपना शासन चलाते हैं। ठीक है। क्या नाम है इनका? होलकर वंश। तो बात करते हैं मालवा के पठार में होलकर वंश को। वस्तुतः होलकरों को मालवा मराठा साम्राज्य के 5 सरदारों, जो मराठा साम्राज्य थे उनके जो 5 सरदार थे, उनमें से एक और कौन थे? होलकर थे, एक भोंसले थे, एक गायकवाड़ थे, एक सिंधिया थे, एक पुणे के पेशवा थे। ठीक है। तो इनमें से जो मालवा का पठार है वो इन पांचों में से होलकरों को मिला। ठीक है। 1727 में मल्हार राव होलकर बहुत ही प्रतापी शासक थे, योद्धा थे ये। इनको ये होलकर क्षेत्र मिला और इन्होंने 1727 में दोस्तों मल्हार राव होलकर ने मालवा के 5 महलों की सनद से पेशवा से जो है यहाँ का राज्य मांग लिया और इन्हें ये राज्य प्राप्त हुआ, ये भाग प्राप्त हुआ। कौन सा वाला? इंदौर वाला क्षेत्र, मालवा का पठार। ठीक है। कब किया इन्होंने? 1727 में। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, एक मिनट। तो 1729 में धार में, 1729 की बात है, धार जिला जो इंदौर के जस्ट पास में है, देवास के पमार राज को भी सनद मिली। लेकिन 1730 में होलकर को क्षेत्र का सर्वोच्च शासक स्वीकार किया गया। कब किया गया? 1730 में। खैर 1727 तक इन्हें इंदौर की भागीदार मिल चुकी थी, परंतु फिर भी विधिवत रूप से 1730 में इन्होंने इनका जो शासन है वह स्वीकार किया गया और 2 नवंबर 1731 को इंदौर में होलकर राज्य प्रारंभ हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1731 में, 2 नवंबर 1731 को इंदौर में होलकर राज्य का जो है स्थापना होती है और 1731 में सिंधिया को ग्वालियर मिलता है। तो इंदौर में जो है वह किसका? होलकरों का, और ग्वालियर में सिंधियाओं को उनका क्षेत्र प्राप्त होता है। पेशवा बाजीराव ने 1732 में मालवा सूबा पुनः होलकर से सिंधिया और पमार के बीच विधिवत विभक्त कर दिया। होलकर मराठों की धनगर शाखा से थे। कौन सी? धनगर शाखा से थे। आज भी धनगरों का रुतबा है दोस्तों, धनगरों का आज भी है। परंतु 1732 में पेशवा ने ये जो मालवा है ये अपने अधीन कर लिया और होलकर, सिंधिया और पमार तीनों में बांट दिया। तो जिसका जो इंदौर वाला क्षेत्र है वे होलकरों के अधीन आया और जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है वे सिंधियाओं के अधीन आया और जो देवास वाला क्षेत्र है वे पमारों के अधीन आया। ठीक है। 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में, जो तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, कब हुआ था? 1761 में। पता ही आपको, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। उस समय इंदौर क्षेत्र से मल्हार राव होलकर जो है पानीपत के युद्ध में शामिल होते हैं और बाद में आगे चल करके खैर मराठों की हार हो जाती है और जो मल्हार राव होलकर है 1766 में इनकी मृत्यु हो जाती है भिंड में। बढ़ते हैं आगे। मल्हार राव होलकर के पुत्र आए खांडेराव होलकर, जिनका नाम था खांडेराव। ठीक है। ये मल्हार राव होलकर के पुत्र होते हैं और ये फिर शासन स्थापित करते हैं। परंतु जो खांडेराव थे ये लंबा शासन अपना नहीं कर पाते और इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? खांडेराव की। ठीक है। फिर इनका पुत्र है जो मालेराव राजा बनता है, परंतु वह अल्पायु होने के कारण उनकी संरक्षिका जो है उनकी माता बनती है, जिनका नाम है माता अहिल्याबाई। ओके। और माता अहिल्याबाई फिर शासन संचालित करती है और 1767 से लेकर 1797 तक इनका शासन रहता है
और माता जो अहिल्याबाई है, राजमाता अहिल्याबाई, उनका जो शासन है वो बहुत ही समृद्ध माना जाता है। और इनके ही शासन काल में जो है पूरे होलकर वंश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। 30 वर्ष के शासन काल में माता अहिल्याबाई ने अपने क्षेत्र में अनेक कार्य करवाए, जो हम पढ़ेंगे बारी से। सिंचाई सुविधा, किसानों के जो है किसानों का कल्याण, न्याय व्यवस्था अच्छी लागू की इन्होंने, और साथ ही साथ महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और उसे औद्योगिक क्षेत्र में भी उन्नत बनाया, धार्मिक क्षेत्र में भी उन्नत बनाया, और भारत में अनेक क्षेत्रों में इन्होंने धर्म काज के कार्य किए और अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, अनेक सड़कें बनाई और कई मंदिरों की स्थापना की। ये वही राजमाता अहिल्याबाई है। पढ़ते हैं इनके बारे में आगे। तुकोजी होलकर नामक जो एक सेनापति था, वे इनके कार्यों को देखता था, किनके? राजमाता अहिल्याबाई के, ठीक है। और इनके शासन में इनका सारे सहयोग प्रदान करते थे तुकोजीराव होलकर। अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के चांडी गांव में हुआ। अहिल्या ने अपनी राजधानी नर्मदा नदी पर स्थित जो है महेश्वर, वहां पर स्थापित की। इंदौर से कहां ले गई है? महेश्वर ले गई, और महेश्वर को एक उन्नत साम्राज्य राज्य बनाया और वहां पर अपनी सारी गतिविधियां संचालित की, है ना। वहां पर उन्होंने साड़ी के उद्योग भी खुलवाए और अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया। बढ़ते हैं आगे। रानी अहिल्याबाई ने भारत के विभिन्न भागों में या भिन्न भिन्न भागों को अनेक मंदिरों, धर्मशालाओं और अन्य सत्रों का निर्माण करवाया। अन्य सत्र मतलब जहां पर अनाज होता है और गरीब जनता को अनाज प्रदान किया जाता है। कलकत्ता से बनारस तक इन्होंने सड़क का निर्माण करवाया। बनारस तक करवाया, बनारस यूपी में और कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इतनी लंबी सड़क इन्होंने बनवाई। बनारस में इन्होंने अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाया। गया जो उड़ीसा में बिहार में है, वहां पर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? ये अहिल्याबाई ने करवाया। मतलब इतने सारे कार्य इन्होंने करवाए, मंदिर, धर्मशाला, अन्न अन्न सत्र बनवाए, सड़कें बनवाई, ये सारा कार्य इन्होंने किया। अहिल्याबाई भगवान शिव का अपने आराध्य देव मानती थी और उनके भक्त के रूप में कार्य करती थी। अर्थात वे राजकार्य के जो भी कार्य करती, वे भगवान शिव की हस्ताक्षर से करती थी, ठीक है। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। कब करवाया? 1777 में, अपने शासन के 8वें-9वें साल करवाया था ये। उनके दरबार में सबको न्याय मिलता था, माता अहिल्याबाई के दरबार में। और कहते हैं कि इन्होंने न्याय के लिए अपने पुत्र को हाथी के पैरों तले भी कुचला दिया था, मतलब अपने पुत्र की भी बलि दे दी इन्होंने न्याय के लिए। इतनी महान शासिका रही है ना। अच्छा शासन किया इन्होंने, राजमाता अहिल्याबाई। और तुकोजी राव जो थे, इनके सेनापति थे। बढ़ते हैं आगे। महत्वपूर्ण बातें हैं होलकर वंश के बारे में। देवी अहिल्याबाई का शासन काल जो रहता है वह 1967 से लेकर 1997 तक रहता है। देवी अहिल्याबाई की राजधानी महेश्वर थी, और जो राजवाड़ा के अतिरिक्त दूसरी थी, राजवाड़ा जो इंदौर में है, उसके अलावा ये दूसरी राजधानी थी महेश्वर। 1770 में अहिल्याबाई ने इंद्रपुर किसे कहा गया? इंदौर को, इनकी स्थापना की। राजधानी महेश्वर से इंदौर पुनः राजधानी स्थानांतरित हुई। कब हुई? 1818 में। लेकिन तब तक महारानी जो है वो जा चुकी थी, है ना। महारानी तब तक जो है वो जा चुकी थी, अर्थात इनके जो वंशज थे उन्होंने ही ये काम किया था, महेश्वर से इंदौर राजधानी स्थानांतरित की। अब बात करते हैं गदर की। गदर अर्थात 1857 की क्रांति। किन किन राजाओं ने क्या क्या काम किया? तो 1857 की क्रांति अर्थात गदर में होलकर जो राजा थे, उन्होंने कौन कौन ने अंग्रेजों का साथ दिया? वेलाजली के समय में 1805 में राजपुर घाट की संधि होती है ना। राजपुर घाट, ये कौन सी संधि है? ये वही वाली संधि है जिनसे क्या होता है, जो वेलाजली है अर्थात जो अंग्रेज शासक है, वे सही कहते हैं ना असहयोग संधि। कौन सी संधि है? वेलाजली की संधि थी ना, सहयोगात्मक संधि, ठीक है। वो संधि इनसे कर ली जाती है। किस नाम से करते हैं? तो राजपुर घाट की संधि। क्योंकि मराठा और अंग्रेजों के मध्य जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उसमें जब मराठाओं की हार हो जाती है तो इन्हें अलग अलग संधि करनी पड़ती है। और वेलाजली कौन सी करते हैं इनसे, होलकरों से? वो है राजपुर घाट की संधि। कब करते हैं? 1805 में। बाद में आते हैं शासक कौन? यशवंतराव होलकर, जो चंबल और बुंदेलखंड वाला पूरा इलाका इनको छोड़ना पड़ता है, अंग्रेजों को देना पड़ता है, चंबल का भी और बुंदेलखंड का भी। किनको? यशवंतराव होलकर को। होलकर रियासत ब्रिटिश सत्ता के अधीन 6 जनवरी 1818 को हुई और सहायक संधि पर इन्होंने यहाँ पर संधि करना पड़ी। ब्रिटिश सत्ता के अधीन होलकर राज्य प्रथम दीवान थे तात्या जोग।
क्या नाम था इनका? तात्या जो। इंदौर के प्रेसिडेंसी एरिया और इंदौर के प्रथम औद्योगिक विकास का जो श्रेय जाता है वे किसको जाता है? वे महाराजा तुकोजी राव द्वितीय को जाता है, सेकंड को। बढ़ते हैं आगे। मध्य भारत के महाराजा तुकोजी राव होलकर द्वितीय, सेकंड नहीं है, ऐसे शासक थे जिन्होंने रेलवे के लिए अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपए का कर्ज दिया रेलवे के निर्माण के लिए, ताकि इंदौर और इंदौर का जो क्षेत्र है वहां पर रेलवे लाइन बिछाई जाए, ताकि राज्य का विकास हो सके, यातायात की सुविधा हो सके, और जो सामान है होलकर स्टेट का वे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सके। ऐसे बहुत सारे सोच विचार करके इन्होंने इसका निर्माण करवाया और 1 करोड़ रुपए की राशि दी। इस राशि की मदद से अंग्रेजों ने 1869 में खंडवा इंदौर के मध्य एक रेलवे लाइन का निर्माण करवाया। इस लाइन को होलकर स्टेट रेलवे भी कहा गया। ओके, तुकोजी राव के समय ही इंदौर में जो है रेलवे का परिचालन 1875 में शुरू हो चुका था, मतलब रेलवे लाइन बिछ चुकी थी, और विधिवत रूप से जो ट्रेन है वे कब चालू हो गई? 1875 में। जनवरी 1818 में इंदौर ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था, पता ही आपको। तृतीय आंग्ल जो है मराठा युद्ध होता है उसके मध्य, उसके बाद जो है इंदौर किसके अधीन आ जाता है? अंग्रेजों के अधीन, और फिर अंग्रेजों के ही अधीन सारा राजकाज किया जाता है। यह सेंट्रल इंडिया एजेंसी का मुख्यालय था। मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? इंदौर। कब से कब तक रही है? 1948 से लेकर तो 56 तक, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद। अहिल्याबाई की मृत्यु के पश्चात तुकोजी राव होलकर ने प्रशासन का कार्य संभाला, किंतु 15 अगस्त 1797 को उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? अहिल्याबाई की। ओके, इनके पश्चात काशीराव, यशवंतराव प्रथम, तुलसीबाई, तीनों ने मल्हारराव होलकर के नाम से शासन किया। अंतिम राजा थे तुकोजी राव तृतीय, और जब ये राजा थे तब भारत आजाद हो चुका था, और फिर मध्य भारत प्रांत में इनके जो होलकर रियासत थी वे शामिल कर ली गई, और फिर भारत आजाद हो चुका था। फिर राजे रजवाड़े का शासन समाप्त हो गया। होलकर वंश तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने 1857 के गदर में क्रांतिकारियों का गुप्त रूप से समर्थन भी किया था। प्रत्यक्ष रूप से तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने जो क्रांतिकारी थे उनका जो है सपोर्ट किया। ठीक है, ऐसे महान थे हमारे राजा, जो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं करते थे परंतु अप्रत्यक्ष रूप से जरूर क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो ये समाप्त होती दोस्तों होलकर वंश के बारे में। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिंधिया वंश के बारे में, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर हमें रियासतों के रूप में भी इनको पढ़ना है। फिर एक एक राजा को हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए ये रामबाण इलाज है, तो इस रामबाण इलाज का प्रयोग कीजिए और जीवन में आनंदित होजिए, और जो अपना गवर्नमेंट नौकरी का सपना भी पूरा कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।